हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 2026 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाने वाला है, अलग अलग वैकेंसीज जो आ रही हैं, उसके द्वारा अगर देखा जाए तो जो सिलेबस हर एक एग्ज़ाम के लिए निकाल रहा है उसी में एक पार्ट है आपका इतिहास का। ओके, तो इतिहास से अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पे वहाँ से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो बेसिकली अगर इतिहास को देखा जाए तो वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में इसको डिवाइड किया गया है पढ़ने के उद्देश्य से बेसिकली। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो आधुनिक इतिहास वाला पार्ट है उसी के पीवाईक्यूज़ को, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उनके अलग अलग एग्ज़ामों में अगर आप देखेंगे तो जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों का बेसिकली अगर हम लोग देखें तो एक सीरीज़ मैं यहाँ पे लॉन्च किया हूँ। लॉन्च इन द सेंस ये है कि उसी को स्टार्ट किया हूँ और उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं जितने भी पीवाईक्यू जिसके आए हैं उन सवालों को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है और जितने भी कॉन्सेप्ट उससे बन पा रहे हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी लेक्चर के या उसी सीरीज के आगे के एक आज और लेक्चर को कवर करने की कोशिश किया जाएगा। मुख्य रूप से जो आज का टॉपिक है, पिछले वाला जो लेक्चर था यानी जो सेकंड लेक्चर इसका था, उसमें अगर देखेंगे तो एक टॉपिक मैंने शुरू किया था अंग्रेज़ों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक नीतियाँ। तो इनमें से कुछ सवाल बच गए थे तो उसको कवर करेंगे। इसके अलावा आज हम लोग एक और नए टॉपिक के मतलब क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, उसका नाम होगा किसान, मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन। तो ये दोनों लेक्चर अगर मिला के देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा सा आपको मिलता है, थोड़ा फैक्चुअल होता है बट कॉन्सेप्चुअल भी है यहाँ पे। ओके, तो बिना किसी देरी की आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। जो आज का लेक्चर का पहला सवाल है वो कहना चाह रहा है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया। ओके, सिंपली सवाल अगर देखा जाए तो इसको एक लाइन में ये समझा जा सकता है इससे कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन इन चारों ऑप्शन में से किसने किया। सवाल बेसिकली यही पूछना चाह रहा है। ओके, अब जो इतना लंबा चौड़ा इस सवाल को लिख दिया है कि भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए, तो ये बेसिकली क्या काम करता है, तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो बनाया गया था लंदन में 1866 में, जिनके द्वारा बनाया गया था वही पूछ रहा है। लेकिन ये इसमें इतना डिटेल में इसलिए दिया है क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो बनाने का लक्ष्य था या जो उसका मुख्य उद्देश्य कह लीजिए उसके बारे में वो दे रखा है। ओके, तो जो इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर बात किया जाए जिसे 1866 में लंदन में इसको आयोजित किया गया था, वो दादा भाई नौरोजी जी थे। ओके, दादा भाई नौरोजी जी ने ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ओके, ये फैक्चुअल पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर पता ही है आपको कि दादा भाई नौरोजी होंगे। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था या इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। और आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कब आयोजित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1866 में। तो आपको एक पॉइंट से आपको 3 और पॉइंट जानने को मिल गया है। ओके, तो इसीलिए पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने का बड़ा ही एक बेहतरीन तरीका है कि उसको थोड़ा सा डिटेल में जाके रिसर्च करके अगर पढ़िए ना, तो उससे जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आपके लिए एक मजबूती का ही काम करते हैं। ओके, तो अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया जाए तो ये ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी थे। ये जिस समुदाय से बिलोंग करते थे वो पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे और ये राजनैतिक एवं सामाजिक नेता भी थे। कब? ब्रिटिश कालीन भारत में, जब ब्रिटिशों ने हमारे देश में राज कर रहा था, तो उस ड्यूरेशन को, उस समय को ब्रिटिश कालीन भारत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इन्हीं को दादा भाई नौरोजी जी को ही भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष
भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? अगर कभी सवाल आपसे पूछे तो वो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी। ओके। और इन्होंने यानी दादा भाई नौरोजी जी ने अगर देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली 1892 से 1895 तक, 1892 से लेकर के 1895 तक अगर देखा जाए तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। ओके। यहाँ पे समझने की बात यह है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब होता है लोअर हाउस। जैसे आज के केस में अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें, अपने भारत की बात करें, यानी भारत के संसद की बात करें, तो भारत के संसद में आपको दो हाउस देखने को मिलेगा, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा को बोलते हैं ऊपरी सदन, लोकसभा को बोलते हैं निचला सदन। राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स, क्योंकि उसमें जो चुन के जाते हैं ना उनकी उम्र ज़्यादा होती है। यानी अगर राज्यसभा को आपको मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, 30। ओके। लेकिन अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपको 25 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम जो कम से कम आपकी आय होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। यही रीज़न है कि उसे राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें चुन के जाने के लिए जो प्रतिनिधि जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उनकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ओके। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर रहा है, ये अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात किया जाए तो ये लोकसभा के समान होता है, क्योंकि ये निचला सदन होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस। ठीक उसी तरीके से जैसे इंडिया में लोकसभा है, लोकसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, किससे? आम जनता से। आम जनता उनको चुनाव में वोट देती है, तब वो चुन के जाते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो ये जो चुन के बेसिकली विधायक होते हैं ना, वो उनको चुन के भेजते हैं। अलग अलग स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग पार्टीज़ को एलोकेट होती है। बेसिकली अगर देखा जाए नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बेस पे वहाँ सीट एलोकेट होती है राज्यसभा के लिए। तो अलग अलग पार्टीज़ अपने कैंडिडेट को खड़ा करके वहाँ पे मतलब राज्यसभा के मेंबर को चुनती हैं। तो बेसिकली राज्यसभा में जो चुन के जाते हैं वो इनडायरेक्टली चुन के जाते हैं, लेकिन अगर लोकसभा के जो मेंबर चुन के जाते हैं वो डायरेक्टली चुन के जाते हैं। यही रीज़न है कि लोकसभा के मेंबरों का बोलबाला ज़्यादा होता है। ओके। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो उनकी पहुँच अच्छी खासी होती है और वो डायरेक्टली जनता के संपर्क में होते हैं। तो ये रीज़न है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जिसे हम लोग लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, जैसे लोकसभा एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो है 1892 से लेके 1895 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चुन के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में काम किए थे, यानी इसके एक सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया था। ओके। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दादा भाई नौरोजी जी जो हैं वही 1866 में अगर आप देखेंगे तो भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। ओके। इतना पॉइंट है और इतने पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। लेखपाल और लोअर पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी कराने वाला है, लगभग इतनी ही रेंज वो रखने वाला है। इससे ज़्यादा अगर आप डीप में जाना चाहेंगे, मैं डीप में और चला जाऊँ लेकिन आपके काम की चीज़ नहीं, बहुत डीप हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। ओके। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए एक मतलब जितने लेवल तक की ज़रूरत है उतना लेवल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जाऊँगा तो ये पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हो जाएंगी। ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? सहायक संधि की अगर बात किया जाए तो इसे सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में सब्सिडियरी अलायंस के नाम से इसको जानते हैं। इसी को बोलते हैं सहायक संधि। ओके। सहायक संधि की बात किया जाए तो पहले इसी को जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे कि दूसरा कौन था, पहला कौन सा प्रांत था। ओके। तो सहायक संधि की अगर बात किया जाए तो बेसिकली यह एक नीति थी। ओके। यह क्या था? एक नीति था और इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश शक्ति बढ़ाने के लिए शुरू किया था। तो आपसे पहला पॉइंट यही पूछा जा सकता है कि सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि किसने मतलब यहाँ पे आप कह लीजिए कि लागू किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली साहब जो थे उस समय, तो उन्होंने ही भारत में सब्सिडियरी अलायंस को शुरुआत इसकी की थी। अब क्यों की थी, इसका रीज़न क्या था? तो भारत में जो ब्रिटिश पावर थी ना उसको बढ़ाने के लिए। इसमें करते क्या थे?
तो सब्सिडरी अलायंस में बेसिकली करते क्या थे कि जो भारतीय राज्य थे, अलग अलग जो राज्य थे, जैसे मैसूर हो गया, तंजौर, पूना, अवध, ये सब जो राज्य थे ना, बेसिकली इनको सुरक्षा की ज़रूरत होती थी। यानी बाहरी कोई आके आक्रमण न कर दे, बाहरी बाहरी कोई राज्य वाला जो पावरफुल है वो आके हमारे राज्य पे आक्रमण न कर ले, तो उनको सुरक्षा की फील होती थी, यानी उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडरी अलायंस का ये कॉन्सेप्ट निकाला था बेसिकली, उसमें उसने यही किया था कि अंग्रेज इसमें क्या होता था कि अंग्रेज उस राज्य को सुरक्षा देते थे और इसके बदले में वो राज्य जो है उसकी कुछ बातों को मानता था। ओके, यानी कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते थे वेलेस्ली साहब के इस अलायंस के थ्रू, उसको मानना पड़ता था, जिसके बदले में अंग्रेज जो होते थे वो उस राज्य को सुरक्षा प्रदान करते थे। ओके, लेकिन इसकी एक बड़ी ही नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो सब्सिडरी अलायंस था ना, सब्सिडरी अलायंस अगर हो तो यह किसी भी राज्य की जो सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता होती थी उसको छीन लेने का एक दस्तावेज था। संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि यानी अपने देश पर खुद का नियंत्रण होना है, यानी आप अपने देश पे खुद नियंत्रण करेंगे, आपके देश पे किसी और का राज नहीं होना चाहिए। ओके, ये इसका शाब्दिक मतलब होता है, इसका जो कॉन्सेप्चुअल मतलब होता है कि सब्सिडरी मतलब माफ कीजिएगा, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है, जैसे अगर आज भारत के केस में देखा जाए तो भारत आज स्वतंत्र रूप से अपने देश के लिए हर एक काम करने के लिए सक्षम है। ओके, क्यों? क्योंकि भारत एक सॉवरेन राज्य है। ये हमारे देश की प्रस्तावना, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में ये बात कही गई है। ओके, तो संप्रभुता का मतलब भी यही होता है कि जो कोई भी देश अपने देश पर खुद उसका नियंत्रण हो। ओके, यानी वो किसी बाहरी देश के कंट्रोल में काम ना करे। तो बेसिकली जो सब्सिडरी अलायंस था ये एक तरीके की नीति थी जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरुआत किया था भारत में। क्यों किया था? मैंने बताया कि भारत में ब्रिटिश शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका मेन मकसद था। इसमें क्या होता था, तो इस अलायंस के थ्रू बेसिकली जो राज्य होते थे वो अंग्रेजों के द्वारा सुरक्षा लेते थे, लेकिन अपनी कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अंग्रेजों को सौंप देते थे। एग्जाम्पल के तौर पर यह है कि उनको कुछ आप कह लीजिए कि जो सैनिक उनके कंट्रोल में आते थे यानी जो सुरक्षित होते थे वो बेसिकली उन राज्य के द्वारा उनको सैलरी और अलाउंसेस दिया जाता था। जो सुविधाएं दी जाती थी वो राज्य के आप कह लीजिए कि अकाउंट से दिया जाता था, ना कि वो अंग्रेज अपने 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 थ्रू सैलरी उसको देते थे। तो ये बहुत सी ढेर सारी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। ओके, बेसिकली यही बात है सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं इस सवाल के मूल प्रश्न पे कि ये पूछना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया है। अब बात यहाँ दूसरे प्रांत की कर रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि पहला प्रांत कौन था। ओके, यानी दूसरा तो आएगा ही आएगा, लेकिन पहले को भी तो जान लेते हैं। सवाल आपसे अगली बार ये भी पूछ सकता है कि वो पहला राज्य कौन था जो सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। तो सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम भारतीय शासक कह लीजिए, प्रथम भारतीय शासक की अगर बात किया जाए कि जो पहला शासक कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो वो हैदराबाद का निज़ाम था। हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद का जो निज़ाम है वो पहला आप कह लीजिए कि शासक था जो कि सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। ओके, कब किया था? तो ये ईयर आपसे हो सकता है पूछ ले कि ये कब किया गया था। तो ये 1798 ईस्वी में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, तो आपसे अगर सवाल पूछे कि पहला प्रांत कौन था तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगर आपसे पूछे कि पहला भारतीय शासक कौन था तो हैदराबाद का जो निजाम यानी जो हैदराबाद का निज़ाम था, यानी जो हैदराबाद को उस समय कंट्रोल करते थे, उन्होंने पहली बार सहायक संधि को इस देश में पहला ऐसे कह लीजिए कि शासक के रूप में वो आगे आए जिन्होंने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया। और कब किया था? तो 1798 में किया था। अब हम आते हैं आज के सवाल के एक्चुअल मतलब की तरफ। ओके, दूसरा प्रांत पूछ रहा है, यानी दूसरे अगर प्रांत की बात किया जाए कि कौन सा दूसरा प्रांत था तो आपका आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर जो है हैदराबाद के बाद दूसरा प्रांत है जो सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। और ये कब किया था? तो ये 1799 ईस्वी में किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए अगर देखा जाए तो अवध को 1801 में अगर देखा जाए 1801 ईस्वी में, तो अवध को भी ये बाध्य कर रहे थे। किसको? अवध को। अवध
जिसको वो हड़प की नीति यानी कुशासन का आरोप लगा करके लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, 1856 में अपने अंदर उसको मिला लिया था। तो 1801 में जो है सहायक संधि के लिए अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब को भी बेसिकली बाध्य किया था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैसूर जो है वो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत था। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से कई कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। भू राजस्व प्रणाली से संबंधित पूछ रहा है, यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो लैंड रेवेन्यू की बात कर रहा है वो। भू राजस्व प्रणाली जो है वो अंग्रेजों के समय की बात कर रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से जमींदारी यानी जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, महालवाड़ी, दस्तक और रैयतवाड़ी, इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सवाल पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी प्रणाली है जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भैया? पहला कह रहा है जमींदारी यानी स्थायी बंदोबस्त की अगर बात किया जाए तो ये बिल्कुल था। महलवाड़ी की बात किया जाए तो ये भी बिल्कुल था। रैयतवाड़ी की बात किया जाए तो ये भी बिल्कुल था। तो कौन सा नहीं था? तो आपका दस्तक जो था वो भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था। ओके, बात तो मैंने आपको आंसर तक बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन हमारा आंसर से काम तो नहीं चलने वाला कि भैया इस ऐसे इजी आंसर बताते चलिए और कॉन्सेप्ट चल जाए। नहीं, हम लोग थोड़ा सा इसके डिटेल में चलने की कोशिश करते हैं। आज ये भू राजस्व प्रणाली से संबंधित पूछा है। अगले में जो ये तीन ऑप्शन दिया है जो इनसे संबंधित है, यानी जमींदारी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम, इन तीनों में से किसी से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो भू राजस्व प्रणाली से संबंधित जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन पा रहे हैं मैं उनको एक चार्ट के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। ये सवाल आपका 5 मिनट कम से कम लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा तो ये थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। ओके, आप लोग इसको समझिएगा, मिस नहीं इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। ओके, पहली तरफ मैं लिख लेता हूँ कि प्रणाली कौन सी थी, प्रणाली। ओके, अगले बॉक्स में मैं लिख लेता हूँ कि इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, प्रवर्तक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगले बॉक्स में मैं लिख लेता हूँ कि ये किस क्षेत्र में लागू किया गया था, किस क्षेत्र में ये लागू किया गया था। इसके अलावा इसकी मुख्य विशेषता की बात कर लीजिए, आप यूँ कह लीजिए कि ये ब्रिटिश भारत में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ब्रिटिश भारत में, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश भारत में ये कितने परसेंट लागू थे, ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे, एरिया थे, उसके कितने परसेंट पे ये लागू था। इसके अलावा जो लास्ट बॉक्स मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो हो जाएगा मुख्य विशेषताएं, इनकी क्या क्या थी, मुख्य विशेषताएं। ओके, इतने बॉक्स को अगर हम लोग कवर कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो जितने भी सवाल आपके आने वाले हैं आपसे एक भी गलतियां नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से पहले ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। पहला लिख रहा हूँ मैं, स्थायी बंदोबस्त। ओके, इसी को बोलते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त, या इसी को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जो कि अंग्रेजी में कहा जाता है, इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। यहाँ पे लिख दिया है जमींदारी बंदोबस्त भी लिखा हुआ है, यानी इसको जमींदारी के बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। इसके सामने लिखा हुआ है कि जमींदारी के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इसके 3 नाम हैं, स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त। ओके, अब हमारे मन में ये सवाल आएगा कि स्थायी बंदोबस्त के जो प्रवर्तक थे, यानी इसकी शुरुआत किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जो थे। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इसको प्लान करने का, ये इतना डिटेल में शायद आपसे लेखपाल या लोअर पीसीएस में एग्जाम में सवाल ना पूछे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। अगर जानकारी आपके पास रहेगी, हो सकता है सवाल आए तो आप कर जाएं। ओके, तो इसको प्लान किसने किया था, यानी प्लान्ड बाई जॉन सोरे, यानी इसको प्लान जो किया था वो जॉन सोरे ने किया था, लेकिन इसको अप्लाई किसने किया था बेसिकली, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यानी इसकी शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लेकिन इसको प्लान करने का काम जो किया था वो थे आपके जॉन सोरे।
ओके। तो सवाल अगला ये आता है कि ये किस किस क्षेत्र में लागू किया गया था, यानी किन भारत के किन किन क्षेत्रों में ये लागू था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे ये सवाल पूछेगा। बंगाल में किया गया था। बंगाल के अलावा मैं अगर बताऊँ तो ये बिहार में किया गया था। बिहार के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा में किया गया था। ओके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी ये पूर्वी भारत में किया गया था। और ये मद्रास के कुछ क्षेत्रों में किया गया था। मैं पूरी तरीके से ये नहीं कह रहा हूँ कि मद्रास में किया गया था, मद्रास के कुछ भाग में किया गया था। एग्जैक्ट जो मद्रास में किया गया था वो रैयतवाड़ी था, ना कि ये स्थायी बंदोबस्त था, लेकिन मद्रास के कुछ भाग में इसको लागू किया गया था। सवाल ये आता है कि ब्रिटिश भारत, यानी जब वो ब्रिटिश हमारे यहाँ राज कर रहे थे तो उनका जो एक टोटल एरिया था, उन टोटल एरिया पे जो वो राज कर रहे थे उसके कितने भाग पर आप कह लीजिए कि ये स्थायी बंदोबस्त था जो वो लागू था। तो ये सवाल आपसे पूछा हुआ है। ये 19%, यानी टोटल ब्रिटिश भाग के 19% पे ये स्थायी बंदोबस्त लागू था। अब इसकी बात कर लिया जाए कि इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले ये जानिए कि स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि जमींदार जो थे वो भूमि के मालिक बने थे। ओके, इसमें क्या होता था, बेसिकली जो टैक्स यानी जो रेवेन्यू दिया जाता था गवर्नमेंट को, वो कौन देता था? जमींदार देते थे। जमींदार जो थे वो भूमि के मालिक बना दिए जाते थे। जमींदार जो थे वो भूमि के मालिक बना दिए जाते थे, और वही पूरी ज़मीन की जो उपज थी वो बेसिकली उनमें से कुछ हिस्सा रख करके जितना उस टैक्स को निर्धारित किया जाता था। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि 11 में से 10 भाग सरकार ले लेती थी और 11 में से 1 भाग जमींदार अपने पास रखता था। ओके, तो जमींदार जो है 11 में से 10 भाग जो है वो सरकार के पास एज अ टैक्स के, एज अ कर के रूप में पहुंचा देती थी। ओके, तो यहाँ पे जो जमींदार डायरेक्टली सरकार से लिंक थे। ओके, ये बात आप ध्यान रखिए। यानी जमींदार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तो लैंड लॉर्ड बोलते हैं, लैंड लॉर्ड। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। ये हुआ आपका स्थायी बंदोबस्त से संबंधित कुछ पॉइंट। ओके, इतना पॉइंट अगर आप जान लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए मुझे उम्मीद है कि काम चल जाएगा। काम चल जाएगा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग काम चला रहे हैं। आई थिंक ये कि आपके लिए एनफ होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रणाली की, बात करते हैं जो कि दे रखा है आपका रैयतवाड़ी की बात कर लेते हैं। रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1820 में इसकी शुरुआत की गई थी। स्थायी बंदोबस्त मैंने बताना भूल गया यहाँ पे, ये 1793 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, ईयर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 1820 में रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये 1820 में शुरुआत किया गया था, लेकिन स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में था। ओके, रैयतवाड़ी की अगर बात किया जाए तो इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो इनमें 2 लोग थे। एक का नाम था थॉमस मुनरो। इसके अलावा और मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा नाम था अलेक्जेंडर रीड या कैप्टन रीड। ओके, कैप्टन रीड या इन्हीं का नाम था अलेक्जेंडर रीड। ओके, जो भी आपको समझ आएगा आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। कैप्टन रीड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इसके जो प्रवर्तक थे किसके, रैयतवाड़ी व्यवस्था के, वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड साहब थे। अब सवाल ये उठता है कि ये भारत के किन किन क्षेत्रों में लागू था। तो ये मद्रास में था, मद्रास में, जिसे आज हम लोग चेन्नई या तमिलनाडु के नाम से जानते हैं बेसिकली। तो मद्रास था उस समय का। बम्बई था, बम्बई, मद्रास हो गया, बम्बई हो गया। असम जो आज असम है वहाँ के कुछ हिस्सों में था ये। इसके अलावा ये कर्नाटका का एक क्षेत्र था जिसको बोलते हैं कुर्ग। ये कुर्ग क्षेत्र में भी कुछ हिस्सों में ये लागू था। ओके, तो ये जो क्षेत्र मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सवाल यहाँ से पूछ लेता है कि किन क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था लागू थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये ब्रिटिश भारत के कितने % भाग में लागू था। तो ये ब्रिटिश भारत के लगभग 51 यानी 51% में उस समय ये लागू था। ओके, अब सवाल ये होता है कि रैयत का मतलब क्या होता है। रैयत की अगर बात किया जाए तो ये किसान को कहते हैं, यानी किसान जो फार्मर होते हैं उन्हीं को रैयत कहा जाता था। तो इस सिस्टम में क्या होता था बेसिकली, रैयतवाड़ी सिस्टम में, इसमें पिछले वाले में जमींदार और सरकार के बीच में डायरेक्ट लिंक होता था, लेकिन इसमें जमींदार नहीं होते थे। इसमें सीधे जो किसान होते थे जिन्हें हम लोग रैयत कहते थे, उनसे डायरेक्टली सरकार जो है वो रेवेन्यू यानी टैक्स को कलेक्ट कर लेती थी। ओके, तो इसमें जो भूमि की स्वामित्व यानी भूमि का जो मालिकाना दिया जाता था वो किसानों के पास होता था, और वो जो रैयत होते थे,
रैयत यानी किसान, वो डायरेक्टली सरकार को टैक्स देते थे, बीच में कोई और नहीं होता था। बीच में मीडिएटर तो होते थे, क्योंकि करप्शन तो भाई कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये डायरेक्टली अगर आपसे सवाल पूछे कि रैयत का मतलब क्या होता है या रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता क्या था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में बेसिकली यही होता था कि जो किसान होते थे वो डायरेक्टली सरकार को अपनी उपज का कुछ भाग जो होता था वो टैक्स के रूप में दे देते थे। ओके, ये हो गया आपका सेकंड वाला रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके थर्ड वाली व्यवस्था की तरफ, जिसका नाम है महलवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम है भैया? इसका नाम है महलवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी कह लीजिए या महलवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था जो है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लागू कब किया गया था? तो ये 1822 में लागू किया गया था। तीनों का मैंने ईयर बता दिया, तीनों का ईयर आपको ध्यान भी रखना है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। इसको आगे चल करके और 1833 में मॉडिफाई किया गया था, लेकिन उतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझिए कि महलवाड़ी प्रणाली जो है वो 1822 में लागू की गई थी। और इसके प्रवर्तक कौन थे? मेन मुद्दा तो ये है भैया, इसके प्रवर्तक जो थे उनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी जो साहब थे, बेसिकली यही इसके आप कह लीजिए प्रवर्तक के रूप में काम किए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये भारत के किन किन क्षेत्रों में लागू था? तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू था, उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसे आज के समय में हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं, इसमें लागू था। इसके अलावा ये पंजाब में लागू था, पंजाब की बात अगर बात किया जाए तो ये मध्य प्रांत में भी लागू था, मध्य प्रांत में भी कुछ हिस्सों में ये लागू था। मध्य प्रांत यानी एमपी छत्तीसगढ़ वाला कुछ जो रीजन है वो। तो ये उत्तर पश्चिम प्रांत यानी जिसे आज के समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पंजाब में, मध्य प्रांत में ये लागू था। सवाल ये अगला आता है कि भैया ये ब्रिटिश भारत के कितने हिस्सों में था? तो आप खुद ही देखिए कि 51% हो गया आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, 19% हो गया आपका स्थायी बंदोबस्त, यानी 5 2 7 70%, तो यही दोनों मिलके हो गए। तो बचा कितना? 30%, यानी 30% जो हिस्सा था ब्रिटिश भारत का वो, उस पर महालवाड़ी व्यवस्था जो था वो लागू था। महाल का मतलब क्या होता है, या महल का, या यहाँ पे महाल जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? तो महाल का मतलब होता है पूरा गांव। पूरा गांव उस समय कहा जाता था महाल के नाम से। ओके, पूरा गांव का मतलब होता है महाल। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्थायी बंदोबस्त में कि जमींदार डायरेक्टली टैक्स देता था सरकार को। रैयतवाड़ी में मैंने आपको बताया कि किसान जो है वो डायरेक्टली सरकार को टैक्स देता था। यहाँ पे महाल यानी पूरा गांव, या आप कह लीजिए कि जो गांव का मुखिया था वो डायरेक्टली सरकार को टैक्स देता था। ओके, गांव का जो मुखिया था वो डायरेक्टली सरकार को टैक्स देता था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दिया, डिटेल में बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं वापस उस चीज़ को बताऊँगा। लेकिन मेरा जो मेन मोटो था, मेन उद्देश्य था कि इस तीनों पॉइंट को, जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और प्रॉपर तरीके से कहाँ कहाँ लागू हुआ है, कितने % भाग में लागू था, कि इसके प्रवर्तक कौन थे, इसका मतलब क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये किस किस साल लागू किए गए थे, सारा पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आप समझ भी पा रहे होंगे। ओके, अब हम लोग अगले सवाल पे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने बता ही रखा है। अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि बाल विवाह अनुरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है या जाना जाता था? तो सवाल क्या पूछ रहा है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। तो सबसे पहले जो इसका ईयर दे रखा है, इसी ईयर को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपसे वो डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो है वो किस साल लाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1929 में। ओके, इसको क्या कहा जाता था? बेसिकली इसको एक और मतलब एक और नाम दिया जाता था। वो नाम इसलिए दिया जाता था कि जो इसके प्रवर्तक थे, यानी जो इसके लिए मुख्य रूप से काम किए थे, उनके नाम के बेस में इस अधिनियम को एक और नाम दे दिया गया है। इस अधिनियम को, यानी बाल विवाह अवरोध अधिनियम, जो कि 1929 में लाया गया था, इसको एक और नाम से जाना जाता था, वो है आपका शारदा अधिनियम। ओके, क्योंकि शारदा जी का, यानी इनका पूरा नाम अगर सुना जाए तो डॉक्टर हरविलास शारदा था। इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया था, यही रीज़न है कि इन्हीं के सम्मान के लिए बेसिकली ये शारदा अधिनियम कहा भी जाता है। तो हुआ क्या था कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 जो था, ये 1929 में जो शारदा जी थे, यानी डॉक्टर हरविलास शारदा, डॉक्टर हरविलास जो शारदा थे, बेसिकली
इनके इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इन्होंने 1929 में अजमेर में बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इनका पैदाइशी या आप कह लीजिए कि इनका मूल निवास कहाँ था, तो ये राजस्थान के अजमेर से बिलोंग करते थे, अजमेर से ये संबंधित थे। अजमेर, जस्ट अ मिनट, हिंदी इतनी गलत हो की जा रही है, अजमेर, ओके। ये राजस्थान के अजमेर से बिलोंग करते थे और ये 1929 में इस चीज़ को शुरुआत किया था। तो 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध ये शिक्षाविद थे। इन्हीं की प्रयत्नों से ये जो अधिनियम है इसको लाया गया था। ये अधिनियम इस अधिनियम में मुख्य रूप से किस चीज़ को पे फोकस किया जा रहा था, तो बेसिकली ये डॉक्टर हरविलास शारदा जी थे जो इस अधिनियम को ले आए थे। तो उनका जो मुख्य फोकस था ना, वो बाल विवाह निषेध कानून को प्रभावित करना का था। यानी बेसिकली ये बाल विवाह निषेध से संबंधित था। बाल विवाह निषेध यानी बाल विवाह को रोकने की बात इसमें की जा रही थी। किसमें? जो ये शारदा अधिनियम है, ओके। तो इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह जो उसमें होता था ना कि 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल के लोग जो है शादी हो जाती थी उस समय, तो वो बेसिकली उसको रोकने का प्रयत्न इन्होंने किया था। तो शारदा अधिनियम के तहत अगर देखा जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आंसर आपका करेक्ट है, इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो शारदा अधिनियम क्या कहता है, तो ये इस अधिनियम के द्वारा अगर देखा जाए तो इसके तहत लड़कियों की जो आयु सीमा थी शादी करने की, उसको बढ़ा दिया गया। लड़कियों की आयु सीमा, शादी की आयु सीमा, लड़कियों की शादी की उम्र कह लीजिए आप, शादी की जो उम्र थी उसको बढ़ा करके 14 साल कर दिया गया था। कितना? 14 साल। और लड़कों का कितना कर दिया गया था भैया? जब लड़के हैं तो लड़के भी कैसे पीछे रहेंगे। लड़कों की शादी की जो उम्र थी उसको बढ़ा करके 18 साल कर दिया गया था। आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि शारदा अधिनियम में लड़कों की या लड़कियों की आयु सीमा शादी की कितनी कर दी गई थी, तो आपको ये आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए कि लड़कियों की जो आयु सीमा थी शादी के लिए वो 14 साल कर दी गई थी इसमें शारदा अधिनियम में, और जो लड़कों की थी वो 18 साल कर दी गई थी, ओके। बाद में ये चीज़ और मॉडिफाई कर दिया गया, बाद में इसी चीज़ को और आप कह लीजिए कि इसमें विकास किया गया। और आगे चल करके जो लड़कियां थी, मैं यहाँ पे फीमेल का सिग्नेचर साइन बना दे रहा हूँ, जो लड़कियां थी उनकी उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया, और जो लड़के थे, लड़कों की जो उम्र है वो 21 साल कर दिया गया था, 21 वर्ष कर दिया गया था। इतना पॉइंट मैंने आपको बताया और उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट से आपके सवाल अगर वापस आएगा तो ये टकराएगा, ओके। तो इन्हीं के नाम पर अगर देखा जाए तो शारदा अधिनियम रखा गया था। और शारदा अधिनियम में कौन इसको लॉन्च किए थे? तो डॉक्टर हरविलास शारदा जी थे, जो कि अजमेर से थे। 1929 में इस अधिनियम को उन्होंने लेकर के आया था। और ये जो अधिनियम है बेसिकली वो किससे संबंधित था? तो बाल विवाह निषेध से संबंधित था। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो लड़के लड़कियां थी उस समय उनकी कम उम्र में शादियां हो जाती थी, उसको रोकने के प्रयत्न के द्वारा ही इनके द्वारा प्रयत्न किया गया था और इनका काफ़ी योगदान था, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सवाल पूछ रहा है कि भारत का जो पहला डाकघर था जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1764 में स्थापित किया गया था, वो इन चारों ऑप्शन में से किस स्थान पर कह लीजिए कि इसको स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सिक्किम, ऑप्शन बी कह रहा है पुणे, ऑप्शन सी कह रहा है मद्रास यानी जिसे अब चेन्नई कहते हैं, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? बॉम्बे, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो 1764 में आपके लिए पहला सवाल तो यही आ सकता है कि भारत का जो पहला डाकघर है वो कब स्थापित किया गया था, ओके। तो इसका आंसर आपको दिया ही है 1764 में। ऐसे ऐसे फैक्ट आपको सवाल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही रीज़न है कि सवाल को सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि उसके जितने भी फैक्ट हैं ना उसको निचोड़ लिया जाए, ओके। उसको हर एक फैक्ट को हम लोग जानने की कोशिश करें और ये भी जानने की कोशिश करें कि सवाल को किस तरीके से जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। तो भारत का जो पहला डाकघर है वो 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो ये बॉम्बे में पहला इस डाकघर को आप कह लीजिए कि स्थापित किया गया था। एक पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अक्टूबर 1854 में अगर देखा जाए तो पहला अखिल भारतीय, पहला अखिल भारतीय
डाक टिकट जारी किया गया था। 1854 अक्टूबर के 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। अखिल भारतीय का मतलब होता है पूरे भारत में। ओके, अखिल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अगर आप सेंस निकालेंगे तो पूरा भारत की बात कर रहा है। तो पहला अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया था? डाक टिकट तो ये अक्टूबर 1854 में किया गया था। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 हिंदू विधवा माफ़ कीजिएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था। ओके, सवाल जो कहना चाह रहा है, सवाल बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो 1856 में अगर देखा जाए, अगर आप गवर्नर जनरल और वायसराय की लिस्ट अगर थोड़ा बहुत आप ध्यान रखे होंगे तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था और 1856 में ही कैनिंग को गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया गया था। ओके, तो ये जो ईयर दे रखा है ना, अगर आप इन चारों ऑप्शन को नहीं पता है तो ये ईयर अगर आपको ध्यान है और किससे संबंधित है तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कैनिंग होगा, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे अगर आप कैनिंग को भर देंगे तो आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा। कैनिंग साहब जो थे वो बेसिकली इस चीज़ को लेकर के आए थे, इन्हीं के समय में पारित हुआ था। ओके, तो भारत की कंपनी द्वारा अगर नियुक्त करने की बात किया जाए कि भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये यही था कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए भारत में तो वो लॉर्ड कैनिंग ही था। ओके, अंतिम था। इसके अलावा पहला यानी फर्स्ट वायसराय भी यही था। ओके, फर्स्ट वायसराय भी यही था और 1856 में सारी घटनाएं हुई थी, यानी 1856 में ही इसे अंतिम गवर्नर जनरल के रूप से हटा करके इसको पहला वायसराय बना दिया गया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनिंग। सवाल किस चीज़ का है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका ईयर याद रखिएगा 1856। इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, अधिनियम 1856। ओके, इसको कब लागू किया गया था ये भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखिए तो बहुत अच्छी बात है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम यानी सहमति एज ऑफ कंसेंट की बात कर रहा है, सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। यानी जो लड़कियों का था विवाह करने का, बेसिकली इस अधिनियम के तहत अगर देखा जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं सहमति की उम्र अधिनियम। क्या बोलते हैं भैया? सहमति की उम्र अधिनियम, इसी ही वो अंग्रेजी में बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, क्योंकि यहाँ पे ईयर दे रखा है। ओके, तो सवाल बेसिकली यही कह रहा है कि सहमति की उम्र अधिनियम के तहत बालिकाओं की जो विवाह पर प्रतिबंध लगाने का उम्र था, यानी इससे कम उम्र की लड़कियों को विवाह नहीं करना होगा या उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो कितना था? तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है 14 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 12 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 18 वर्ष और ऑप्शन डी कह रहा है 16 वर्ष। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए कि 1891 में जो बीएम मालाबारी साहब थे, वो अगर देखा जाए तो बेसिकली एक प्रमुख सामाजिक सुधारक, लेखक और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना योगदान दिया था। इनके जन्म की बात किया जाए, यानी मालाबारी के साहब की जो जन्म हुई थी ये सूरत में हुआ था। सूरत यानी आज का जो गुजरात है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। 1853 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। आज की ये गुजरात में है। और ये पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। मालाबारी साहब जो हैं एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पारसी समुदाय से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। कुरीतियाँ अलग अलग तरीके की थी। एक तो यही था कि जो लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दिया जाना, ये भी एक कुरीतियों की कैटेगरी में ही आता है। ओके, तो सवाल यही है कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है 1891 वाला, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एज ऑफ कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट,
कब हुआ था भैया? ये 1891 में किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? ये BM मालाबारी के द्वारा किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एक पॉइंट यहाँ से आपके लिए और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि एज ऑफ कंसेंट जो है वो किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन जब वायसराय और गवर्नर जनरल की आप लिस्ट याद करेंगे ना, तब आपको इन सारे नामों का पता चलेगा। लॉर्ड लैंसडाउन साहब जो थे, उनके बेसिकली कह लीजिए कि शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को लाया गया था या पारित किया गया था। अच्छा, सवाल ये उठता है भैया कि एज ऑफ कंसेंट जो है, ये एक्ट जो है, इसमें मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? यानी मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें कि ये जो एक्ट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो आपका था आप कह लीजिए कि कम उम्र की लड़कियों को शारीरिक शोषण और बाल विवाह के दुष्प्रभाव से बचाना। यानी सिंपली एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ये कहता है, इसका मुख्य जो एम था, उद्देश्य था, वो यही था कि लड़कियों को क्या मतलब जो उनके शारीरिक शोषण होते थे, यानी कम उम्र में शादी कर दिया जाना, यानी बाल विवाह को, इन सब के जो दुष्प्रभाव थे ना, इससे मेंटली फिजिकली ये सब जो परेशानियां होती हैं उनको बचाना था, उसको रोकना था, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, तो इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट के द्वारा, यानी सहमति की उम्र अधिनियम के द्वारा, जो लड़कियों की शादी यानी एक उम्र के लिए फिक्स किया गया था, वो कितना था? तो वो आपका हो जाएगा 12 साल। यानी 12 साल से कम उम्र की लड़कियों का शादी नहीं होना चाहिए, ऐसी पाबंदी लगाई गई थी। किसके द्वारा? एज ऑफ कंसेंट एक्ट के द्वारा, सहमति की उम्र के द्वारा। ओके, तो बेसिकली ये कब आया था मैंने आपको बता दिया, किसके द्वारा लाया गया था ये भी मैंने बता दिया, इसके क्या क्या मेन प्रोविज़न थे ये भी मैंने बता दिया, किसके शासनकाल में इसको लाया गया था ये भी बता दिया। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया डैश था। तो 1795 और 1804 के जो बंगाल विनियमन अधिनियम था, वो बेसिकली कन्या हत्या को अवैध बनाया था। ओके, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यही करेक्ट हो जाएगा कि ये जो अधिनियम है 1795 और 1804 वाला, ये कन्या हत्या को अवैध बनाता था। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि जो ये अधिनियम है बंगाल विनियमन अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये अधिनियम जो है मुख्य रूप से किस पे फोकस था? तो शिशु हत्या, शिशु मतलब होता है बच्चा, नवजात, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने की ये बात करता था। ओके, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था कौन? बंगाल विनियमन अधिनियम। ये कब कब आया था? तो 1795 और 1804 में आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्या हत्या को अवैध घोषित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हंटर आयोग यानी हंटर कमीशन ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि हंटर आयोग था क्या, और ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके जो मेन अध्यक्ष थे वो कब थे, वो कौन थे, और ये कब लाया गया था। ये सारे पॉइंट को समझ जाते हैं, फिर हम लोग सवाल पे आएंगे, ऑटोमेटिक आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो हंटर आयोग की बात किया जाए तो इसका जो आप कह लीजिए कि इसको गठित कब किया गया था, इसके गठन की अगर हम लोग बात करें तो ये 1882 में गठित किया गया था। कब किया गया था भैया? तो 1882 में। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष महोदय का जो नाम था, अध्यक्ष, उनका नाम था सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर ये इसके अध्यक्ष थे। नाम से आपको लग रहा होगा विलियम हंटर यहाँ है, तभी तो ये हंटर आयोग बनाए गए थे। तो हंटर आयोग यानी जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम के इर्द गिर्द जो आयोग का नाम होता है वो घूमता है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम हंटर थे। 1882 में इसको गठित किया गया था। इसके कार्य की अगर बात किया जाए कि हंटर आयोग का जो मुख्य काम था बेसिकली, तो जिसका कार्य जो है वो 1800, इसका मुख्य जो जिसके लिए इसका गठन किया गया था बेसिकली वो ये था कि 1854 के पश्चात, 1854 के पश्चात अगर देखा जाए तो जो देश में शिक्षा की दिशा थी ना, उसमें किए गए प्रयासों और उसकी प्रगति की समीक्षा करना था बेसिकली। तो जो हंटर आयोग था वो बेसिकली देश में जो शिक्षा की दिशा में प्रगति की गई थी, काम किए गए थे, उनके जो प्रयास किए गए थे उसके लिए, और उसकी समीक्षा करना ही इसका मुख्य काम था। ओके,
तो जो हंटर आयोग था अगर ये देखा जाए तो बेसिकली ये मुख्य रूप से प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन की समीक्षा तक ही सीमित था। कहने का मतलब है इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन, मुख्य रूप से ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए गठित किया गया था। मुख्यतः ये प्राइमरी एजुकेशन की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। प्राइमरी एजुकेशन की बात करता था बेसिकली, उसके आप कह लीजिए कि समीक्षा के लिए गठित किया गया था। कहीं कहीं ये माध्यमिक शिक्षा तक की भी रेंज था, लेकिन मुख्य रूप से ये किसका था, प्राइमरी। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सवाल पूछा है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया, तो वो प्राइमरी एजुकेशन के विकास पर अधिक बल दिया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, बाकी ये एजुकेशन से संबंधित है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये अगर आपसे कभी सवाल आए कि हंटर आयोग किस फील्ड से संबंधित था, तो ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राइमरी एजुकेशन को और अच्छा बनाना। ओके, यानी जो भी उसमें कमियां हैं उसको सुधार करने की बात करते थे। ओके, हंटर आयोग के द्वारा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में यातायात व्यवस्था, यानी भारत में अगर यातायात व्यवस्था की बात किया जाए तो बेसिकली यानी ट्रैफिक सिस्टम जो है उसकी शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है। यानी भारत में जो ट्रैफिक सिस्टम है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। पहला कह रहा है ऑप्शन भारतीय शासक, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रिटिश शासक, ऑप्शन सी कह रहा है मुगल शासक, ऑप्शन डी कह रहा है डच शासक। तो इसकी आप कह लीजिए कि जो शुरुआत का श्रेय दिया जाता है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो वो ब्रिटिश को ही दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश बहुत ही ज़्यादा काम किए थे। तो बेसिकली अगर देखा जाए इन सब सिस्टम के बारे में तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ब्रिटिश शासक का हो जाएगा। ओके, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1854 में जो लॉर्ड डलहौजी साहब थे उन्होंने भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए एक ट्रंक लाइन की रूपरेखा भी बनवाई थी। ओके, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता ही दिया था कि ब्रिटिश ने रेलवे की शुरुआत जो है वो 16 अप्रैल 1853 को किया था। तो बेसिकली जो ब्रिटिश हैं वो यातायात व्यवस्था के लिए काफ़ी आप कह लीजिए कि मतलब अग्रसर थे। यानी यहाँ काफ़ी सिस्टम को उन्होंने सुधार करने की कोशिश की। इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के विकास की बात करना चाह रहे थे, इसका मकसद ये भी था कि वो कुछ तो सुधार भी किए थे और मैक्सिमम वो अपने फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ों का व्यवस्था कर रहे थे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासक, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है आपका महालवाड़ी व्यवस्था। जस्ट अ मिनट। सवाल कह रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। अभी कुछ सवाल पहले ही मैंने आपको डिटेल में बताया। स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदार बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त इसको बोलते थे, फिर रैयतवाड़ी के बारे में बताया, फिर महालवाड़ी के बारे में बताया। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप कर जाएंगे। महालवाड़ी प्रणाली जो है कहाँ पे लागू थी, ये सवाल पूछ रहा है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मद्रास में। सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो ये 1822 में किया गया था। हार्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लागू किया गया था। ये भारत के लगभग 30% भाग पर, यानी ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग पर इसको लागू किया गया था। और ये अगर देखा जाए कि कहाँ कहाँ लागू थे, किस किस क्षेत्र में लागू थे, तो ये अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी आज के समय में यूपी जो है यूपी हो गया। इसके अलावा जो पंजाब है पंजाब में था। इसके अलावा जो पंजाब, इसके अलावा जो मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत, वहाँ पे ये लागू था। ओके, तो ये आप देखिएगा। इसके अलावा बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में जो है वो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त की बात किया जा रहा था। ओके, अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए, महाराष्ट्र में और मद्रास में, महाराष्ट्र और मद्रास इन दोनों जगह देखा जाए तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात किया जा रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात किया जा रहा था। तो इसका जो एक ऑप्शन बच रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ओके, इसी को उस समय क्या बोला जाता, उत्तर पश्चिम प्रांत। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे, प्रणाली कहाँ पे लागू की गई थी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर ऑप्शन में पंजाब होता वो भी सही होता, मध्य प्रांत होता तो वो भी आपका सही आंसर होता। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ओके, सवाल क्या कह रहा है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये सवाल वैसे बेसिकली जो शुरुआत हुआ है ना, ये नया टॉपिक आ गया। ये टॉपिक का नाम बेसिकली है कि किसान, मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन। अंग्रेजी में अगर बात किया जाए तो किसान को बोलते हैं पीजेंट, मजदूर को बोलते हैं लेबर एंड वामपंथी को बोलते हैं लेफ्ट या लेफ्टिस्ट। ओके, तो बेसिकली ये पीजेंट, लेबर एंड लेफ्ट मूवमेंट की बात हो रही है। इस टॉपिक से अब सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इससे बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सवाल क्या कह रहा है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में, जहाँ का आंवला बहुत फेमस है, वहाँ पे पहला किसान मार्च, पहला
पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था, इन चार ऑप्शन में बात कर रहा है बेसिकली। तो इनमें अगर देखा जाए तो जो प्रतापगढ़ जिले में जो किसान मार्च आयोजित किया गया था, वो आयोजित किया गया था नेहरू जी के द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू जी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब आयोजित किया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1920 में आयोजित किया गया था। जो कहाँ किया गया था ये भी, यानी आप सिंपली इतना समझिए कि जो पहला किसान मार्च जो आयोजित किया गया था, पहला किसान मार्च जो आयोजित किया गया था वो कब किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 में। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये प्रतापगढ़ में आयोजित किया गया था, प्रतापगढ़ में। ओके, इसके अलावा कौन इसको आयोजित किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको आयोजित किया था, नेहरू जी। ओके, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इतना पॉइंट इस पर्टिकुलर सवाल से आपको जानने को मिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की भूदान ग्रामदान योजना या आंदोलन, आप कह लीजिए कि भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बेसिकली और थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग उत्तर पे आते हैं। पहला पॉइंट तो ये जानिए कि जो भूदान ग्रामदान आंदोलन था, इसको शुरुआत किसने किया था। ओके, जो कि सवाल में पूछा है, तो इसकी शुरुआत जो है वो आपके संत विनोबा भावे साहब ने इसकी शुरुआत की थी। ओके, अब कब की थी, तो ये भी आप जानिए 1951 में इसकी शुरुआत की थी या इसको आरंभ किया था। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो है संत विनोबा भावे जी ने किया था। और किस साल किया था, तो 1951 में इसको आरंभ किया था। बेसिकली भूदान ग्रामदान आंदोलन जो था ना, एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ओके, यह आंदोलन जो है इसके द्वारा जो है सभी माध्यम के, यानी आप कह लीजिए कि इसके माध्यम से समाज के जो सभी वर्ग थे उनके हितों की रक्षा की बात की गई थी। इसमें होता क्या था, मैं आपको ये बता दूं। इसमें बेसिकली जो भूदान ग्रामदान आंदोलन था ना, इसमें तो ये था कि जो उस समय ज़्यादा ज़मीन वाले अमीर आदमी थे, अमीर इन द सेंस ये है कि ज़्यादा जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उनसे ये इस आंदोलन के थ्रू रिक्वेस्ट किया जाता था कि अगर वो कुछ अपनी ज़मीन को दान दे दें तो वो गरीबों में बांट दिया जाए, ताकि गरीबों में भी इक्वलिटी की भावना आए, उनको भी एक रोज़गार मिल सके, वो भी अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। तो जो ये आंदोलन है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अमीरों से ज़मीन लेकर के गरीबों में बांट देना। लेकिन ये पॉइंट मैं जोड़ दे रहा हूँ कि जोर ज़बरदस्ती के द्वारा नहीं, प्यार से, मतलब जो होता है ना कि रिक्वेस्ट करके या स्वेच्छा से जो होता है उसके द्वारा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती द्वारा बात किया जा रहा है। ओके, कि मतलब भैया आप दोगे नहीं दोगे, वो वाला मुद्दा नहीं था। इस आंदोलन की तरफ बहुत आसानी से स्वेच्छा से अगर कोई इंसान चाह रहा है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है, उसकी उतनी हमें ज़रूरत नहीं है, हम किसी गरीब को अगर बांट दें या किसी और गरीबों में इसको दान दे दें तो उनका जो जीवन यापन हो जाएगा, उनकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, उनको भी थोड़ा सा मतलब जीने का जो हक है, मतलब एक गरीबी से उभरने का मौका मिल जाएगा, और उन्हें भी समाज में एक इक्वलिटी की भावना से दिया जाएगा, वो भी अपने आप को समाज का एक हिस्सा समझें। तो बेसिकली अमीरों से ज़मीन लेकर के गरीबों को देना ही इस आंदोलन का मुख्य रूप से कह लीजिए कि उद्देश्य था। ओके, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो स्वेच्छा से होनी चाहिए, बिना जोर ज़बरदस्ती की होनी चाहिए। तो बेसिकली यही रीज़न है कि यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसे विनोबा भावे जी ने शुरुआत किया था, 1951 में किया था। एक पॉइंट यहाँ से आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यह आंदोलन की शुरुआत हुई कहाँ थी। तो यह आंदोलन जो है अगर आज का देखा जाए, आज के समय में तेलंगाना जो राज्य है वहाँ पे एक गांव हुआ था जिसका नाम था पोचमपल्ली जो गांव था, पोचमपल्ली जो गांव था बेसिकली अगर देखा जाए ये कहाँ पे है आज के समय में, तो ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में आज के समय में ये पड़ता है। ओके, तो ये जो गांव है यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी विनोबा भावे जी के द्वारा। ओके, ये इतना पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम आसानी से इस जितने भी सवाल आएंगे आप हो जाएगा उसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका विनोबा भावे जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके,
अच्छा, ये भी पॉइंट आप समझिएगा कि जो ये भूदान ग्रामदान आंदोलन था, ये बेसिकली ये जो गांधी जी की अहिंसा वाली नीति थी ना, उसी के बेस पे था। यानी गांधी जी जो कहते थे कि जो भी काम करना है, जो भी जीत हमें हासिल करनी हो, अहिंसा के बेस पे करनी है, तो उसी जो अहिंसा वाला रूल था उनका, बेसिकली आप कह लीजिए, उसी के तहत ये जो था भूदान ग्रामदान आंदोलन, इसको अहिंसा से ही प्रेरित होकर के शुरुआत किया गया था। यानी आसानी से, स्वेच्छा से, बिना जोर ज़बरदस्ती से जो अमीर थे वो अपनी ज़मीन अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और इसके द्वारा कई, मतलब हज़ार, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ज़मीन मिली भी थी। ऐसा नहीं था कि लोग नहीं दे रहे थे, दे रहे थे। जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी वो दान भी दे देते थे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था इन चारों ऑप्शन में। तो यानी बेसिकली जो बारदोली सत्याग्रह थी उसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो आप इस सवाल का यही जान लीजिए कि बारदोली जो सत्याग्रह है वो हुआ कब था। तो ये 1928 जो सवाल में दे रखा है, ये ईयर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सवाल ये भी पूछ लेता है ना कि खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, या बारदोली सत्याग्रह, या अलग अलग जो सत्याग्रह है ना उनके ईयर भी पूछ लेता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस जोर दे रहा हूँ कि बारदोली सत्याग्रह के बारे में अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले ये जानिए कि कब शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत 1928 में हुई थी। अब सवाल ये आता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, जो कि सवाल पूछ रखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कह रहा है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बारदोली सत्याग्रह है यह बेसिकली एक तरीके का किसान आंदोलन था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि बारदोली आंदोलन जो था एक तरीके का क्या था, ये किसान आंदोलन था, ना कि ये ट्राइब्स मूवमेंट था, जनजाति मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा और पॉइंट जानते हैं कि यह जो था आंदोलन, इस आंदोलन में जो सरदार पटेल थे वो लगान वृद्धि का विरोध किया था। यानी सरदार पटेल जी जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने जो ज़मींदार थे वो लगान में वृद्धि कर दिए थे, यानी रेवेन्यू में वृद्धि कर दिए थे। लगान का मतलब होता है टैक्स, यानी जो कर होता है उसकी वृद्धि कर दिया गया था। जो वहाँ के लोग थे, यानी जो बारदोली के ज़मींदार थे, उनके द्वारा जो लगान में वृद्धि कर दी गई थी, उसी वृद्धि के विरोध में इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी ना, जब ये आंदोलन प्रॉपर तरीके से सफल हो गया, यानी जो भी चीज़ें डिमांड की गई थी वो मान ली गई और ये आंदोलन एक सफल आंदोलन के रूप में समाप्त हुआ, तो जो बारदोली की महिलाएं थी वो वल्लभ भाई पटेल पहले इनका नाम था, इनको सरदार की उपाधि दी थी। ओके, यानी अगर आपसे सवाल कभी ये पूछे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ट्विस्ट और ये भी है कि बारदोली की जो महिलाएं थी उनके बिहाफ में, यानी उनकी तरफ से महात्मा गांधी जी ने इनको सरदार का उपाधि दिया था। ओके, मैंने 2 पॉइंट बताया, दोनों पॉइंट को आपको समझना है। मैंने सिंपली इतना बताया कि जब बारदोली सत्याग्रह एक सफल सत्याग्रह के रूप में समाप्त हुआ, तो जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि देना चाहा, तो सरदार की उपाधि उन्होंने दिया। और इस उपाधि को महात्मा गांधी जी ने उन महिलाओं के बिहाफ से सरदार यानी वल्लभ भाई पटेल जी को ये उपाधि आप कह लीजिए कि दिया। ओके, या प्रदान किया। ओके, ये पॉइंट आप समझ जाइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। ओके, अवध में एक आंदोलन किया गया था जो कि कृषक आंदोलन था, उसका नेता कौन था वही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कह रहा है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी कह रहा है अल्लूरी सीताराम राजू। ओके, तो अवध के किसान आंदोलन की अगर बात किया जाए तो इसके जो मुख्य रूप से नेता थे वो थे आपके बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अवध के कृषक आंदोलन के नेता जो थे वो बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के थे। ओके, ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों का या अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की थी। बेसिकली किसके लिए ये कृषक आंदोलन हुआ था अवध में, तो ये जमींदारी के विरुद्ध हुआ था। ओके, जमींदारी के विरुद्ध की अगर बात किया जाए तो इसी के विरुद्ध
लोगों को संगठित करने का काम किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र जी ने किया था। और इन्हीं के प्रयास से 1920 में एक कह लीजिए कि प्रतापगढ़ में ये एक समानांतर संगठन गठन किया गया था, जिसका नाम था, उसका नाम था अवध किसान सभा। अवध किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था। और कब किया था? 1920 में किया था, अक्टूबर 1920 में। कहाँ पे किया था? तो ये प्रतापगढ़ में ही किया था। प्रतापगढ़ में ही इन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया था, अक्टूबर 1920 में किया था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये जो कृषक आंदोलन था किसके लिए था? बेसिकली तो जमींदारी के विरुद्ध जो अवध के किसान थे उनको संगठित करने का बेसिकली काम था। ये जमींदारी के विरुद्ध जो भी वो लोग दबाव डालते थे उसको निष्क्रिय करने के लिए बेसिकली कृषक आंदोलन को आयोजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये बाबा रामचंद्र जी के द्वारा किया गया था, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा और ये सीरीज भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 में, जो कि काफ़ी वैकेंसी अलग अलग तरीके की निकल रही है, तो जो भी ये लेक्चर चल रहा है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। तो आधुनिक भारत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी PYQs के माध्यम से मैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझाने के लिए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इस पर थोड़ा सा आप अपना वर्क कीजिए, इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए और इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। इसके बाद इसके PYQs को खुद से सॉल्व कीजिए और इसको रिवाइज़ करने के लिए बेसिकली आप बार बार मल्टी टाइम्स आपको इसको रिवाइज़ करना है। ओके, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। जितना पॉसिबल हो सकता है लेखपाल एग्जाम से पहले मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे जितना हो पाएगा मैं सब कुछ करूँगा। ऑलरेडी आपके पास मैंने 2 चीज़ फिनिश कर रखा है, 2 चीज़ मैंने ख़त्म कर रखी है। पहला ये कि जो उत्तर प्रदेश विशेष जो कि 20 सवाल आपको आएंगे उसके PYQs को मैंने ख़त्म कर दिया है। वो आप इस चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये यूपी स्पेशल टॉपिक लिखा होगा और यूपी ट्रिपल एससी 2026 एग्ज़ाम के लिए। तो वो अगर आप देखेंगे तो उसमें जो भी वीडियोस मतलब लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आप उसे देखेंगे तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में उस टॉपिक से 20 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैंने आपको प्राचीन इतिहास जो टॉपिक है वो मैंने फिनिश कर रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये आधुनिक भारत चल रहा है, साथ साथ मैं कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसको भी कवर कर रहा हूँ। ओके, कंप्यूटर का थोड़ा सा भी डिले हो रहा है, डिले इन द सेंस ये है कि थोड़ा सा मैं ये भी कर रहा हूँ और कंप्यूटर का भी सेगमेंट में बहुत जल्दी आपके सामने मतलब फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखते हैं कितना जल्दी वो पॉसिबल हो पाता है कि कंप्यूटर, क्योंकि वो ज़्यादा सवाल आ रहा है, वो एक नया सब्जेक्ट है तो उसको आपको समझाने के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। और बेसिकली उससे क्या होगा कि आपको मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ जितना हमारी एक क्षमता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि उसको भी मैं जल्द से जल्द आपके सामने ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और ख़त्म कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और अच्छे अच्छे सवालों के साथ जो भी PYQs आए हैं। ओके, तब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।